वेलकम टू DSA जीनियस। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाउ टू एनालाइज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि इसी प्लेलिस्ट में एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे एनालाइज कर सकते हैं। 3 मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट which symbol is order of 1, second linear order of n, then quadratic big O of n square और exponential। इन 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करेंगे मेजरली। पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, देन कोड पे स्विच करेंगे। कोड में लाइन बाय लाइन मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि किस तरीके से और किन स्टेप से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है। नाउ टेक एन एग्जांपल फॉर दिस कांस्टेंट टू इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक फंक्शन है इज इवन और इसमें एक नंबर पास करता है कोई। ये फंक्शन इनपुट पैरामीटर में नंबर ले रहा है। अब इस फंक्शन का सिर्फ काम है कि इज दिस इवन और नॉट, और इसको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना है, बूलियन। नाउ जो इसका लॉजिक होगा वो होगा नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 0। यू ऑल नो कि इसका लॉजिक सिर्फ इतना ही होगा रिटर्न करने का। अब आप देखिए इसकी जो स्टेटमेंट, सॉरी फॉर राइटिंग, कोड में मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। इस इवन में अब आपके पास जो नंबर आया उसको सिर्फ आपने मोड 2 किया। अगर वो 0 के बराबर है तो आपने ट्रू रिटर्न कर दिया, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब इस पूरे कोड में आप देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करनी पड़ रही है। हर बार आपका या ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा। सेम केस है जो हमने डिस्कस किया था, जब आप किसी एरे नेम का एरे है आपके पास, उसमें आप पहला ही एलिमेंट रिटर्न करके दे रहे हो तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कांस्टेंट ही रहने वाली है। आपको पता है कि यही रिटर्न होगा। सेम इस केस में आपका बुलियन रिटर्न होगा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, एंड दैट्स वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमारा कोई एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं हो रहा, ना हमारा स्पेस ग्रो हो रहा है। जितना मर्जी डेटा ग्रो हो, डेटा भी आपके पास कांस्टेंट ही आ रहा है, एक ही नंबर आपके पास आएगा, उसी को आपने सेम फॉर्मूला के साथ रन करना है और रिटर्न में आपने बूलियन ही देना है। दिस वॉज वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस एग्जाम्पल को तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका सिर्फ एक ही काम है, इज इवन का। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आप एक सिंपल सी प्रॉब्लम लीजिए कि आपके पास एरे है इंट नम एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू न्यू इंट एरे। ठीक है, अभी के लिए आपने क्या किया, एक एरे लिया जिसको आपने एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, जिसमें 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, आपने उसको एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। अब एम्प्टी इनिशियलाइज करने के बाद उसमें आप जब 1 बाय 1 और आप एक लूप के थ्रू उसके एलिमेंट्स में वैल्यूज डालेंगे, लाइक आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप नम एरे 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3 और 3 इंडेक्स पे 4, ये आपने इस एरे में वैल्यूज फिल कर दी। अब आप देखो कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे। फर्स्टली आपने एक एरे इनिशियलाइज किया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, अभी तक उनमें वैल्यू गई नहीं। ठीक है, स्पेस एरे कंज्यूम कर लेता है मेमोरी में, उस जितना भी स्पेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो लॉक जरूर हो जाता है, पर उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी वो आप बाद में डिसाइड करते हो। तो आपका जो ये पूरे एल्गोरिथम का साइज है दैट इज n, क्योंकि जितनी वैल्यू आपकी एरे की होगी, एरे का साइज होगा, वही आपका स्पेस कंज्यूम होगा। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि आपके जितने वैल्यूज होंगी उतना ही बार आपको यहाँ पे स्टेटमेंट काउंट करनी पड़ेगी। और इस पूरे एल्गोरिथम का
जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उतनी होगी जितना आपका एरे का साइज है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ एन लीनियर, कि आपका जितना आप डेटा ग्रो होगा उतना आपका स्पेस भी ग्रो होता जा रहा है। दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी। नाउ क्वाड्रेटिक का जैसे को पता है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, अब आप देखो कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, इट मीन्स अगर हमारे पास, आप यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास 2/2 की एक मैट्रिक्स है जो कैसी दिखती है, 1 1 2 2, ये आपके पास 1 2 1 2, ये रो, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, ये आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो जो आउटपुट में आप रिटर्न करोगे, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसके सारे डेटा को, मैट्रिक्स के सारे डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो अब जो आपका आउटपुट होगा इस केस में वो आपका क्या होगा? 2 2 4 और 4, ठीक है। तो अब आपका आउटपुट में यही रिटर्न होगा। आपका इनपुट में ये मैट्रिक्स आई थी, इनपुट, आउटपुट में आपकी ये मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, और अगर मैं आपको बोलता कि जब आपको आउटपुट देना है तो आपको उसका साइज चेंज करना है, मतलब 2/2 था 3/3 कर देना है, तो आपका वहाँ पे स्पेस फिर से ग्रो करता। अब आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक रो, एन नंबर ऑफ रोज, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से आपको इजिली समझ आएगा, सिंगल एरे था, 1 डायमेंशन एरे था, इसको बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है आपका ये। एक एरे आपका ये ऊपर वाला, एक एरे आपका ये वाला, वर्टिकली आप देखेंगे तो एक एरे ये, एक एरे ये। तो आपका यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि 2 एरे हैं, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि ये 2 एरे हैं आपके पास, और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके यहाँ पे हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए आपको थ्योरी समझाने के लिए दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप इसको समझने के लिए सिर्फ ये देखिए कि 2 एरे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका आउटकम क्या निकल आएगा? एन स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो 1 डायमेंशन एरे था उसमें डेटा डालने का आपका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट वाज ऑर्डर ऑफ एन। तो अगर 2 एरे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, तो स्पेस उतना ही ग्रो होगा जितना आपका डेटा ग्रो हुआ। अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कोड में देखते हैं ये तीनों कॉम्प्लेक्सिटीज को। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल में सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वो था कि आपके पास एक सिंपल फंक्शन है जो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि आइदर दिस वैल्यू इज इवन और दिस वैल्यू इज ऑड, ठीक है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इज इवन। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारी स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे सिंपल है, इफ नम मॉडुलस 2 is equal to 0. Now let's run this function. Is even, let's pass an even value first, ठीक है। even value पास करके अपना लॉजिक टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट में आपके पास आया 1। अगर यहाँ पे मैं आपको 5 पास करें जो कि हमारी ऑड वैल्यू है, तो यू विल सी वैल्यू इज 0। C++ में 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एग्जांपल फॉर लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वो था एक एरे का इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इफ क्रिएट एरे। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट में हम एक नंबर लेंगे या साइज लेंगे उस एरे को इनिशियलाइज करने का।
कि हम कितने साइज़ का और कितने एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, तो जो भी साइज़ यहाँ पे पास होगा वही साइज़ हम उतने ही साइज़ का हम एरे क्रिएट करेंगे और उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे। तो लेट्स सी इंट न्यू एरे ऑफ साइज गिवन साइज, लेट्स क्रिएट इंट एम्प्टी। अभी हमने इसको खाली इनिशियलाइज कर दिया और अब अगर हम इसमें 1 बाय 1 डेटा डालेंगे, क्योंकि अब आप देखो आपको नहीं पता कि साइज़ आपका क्या हो सकता है, तो आप उसमें यहाँ पे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट मेजर कि साइज़ कितना आएगा वहाँ पे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, आप यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट कीजिए, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो ये अब लूप उतनी बार चलेगा जितना हमारा साइज़ होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, कमेंट्स में मेंशन करके बताना कि इस केस में जो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे हैं इस फंक्शन में, क्रिएट एरे फंक्शन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू आई, राइट। एंड लेट्स डू अनदर फॉर लूप फॉर printing this statement. Right, now let's call this function create array। 5 elements के साथ हम array create करते हैं and then we will see the output। okay, now you will see कि आउटपुट जो हमारे पास आई है वो आई है 0 1 2 3 4, मतलब हमने खाली उसको इनिशियलाइज किया था। मैं आपको एक बार पहले भी, मतलब जब तक इनिशियलाइजेशन से पहले अगर आप इसको रन करोगे सेम फंक्शन को, तो उस टाइम पे आपके पास आउटपुट क्या आएगा, लेट्स सी दैट। इसको अभी हम हटा देते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 0, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि साइज़ इसी टाइम आपका कंज्यूम हो चुका होता है, बट उसमें वैल्यू आप कब डाल रहे हैं दैट डजेंट मैटर, क्योंकि हमने इंट एरे बनाया है ऑफ अ स्पेसिफिक साइज़। इसने उतना स्पेस उसी वक्त कंज्यूम कर लिया जितना आपने यहाँ पे साइज़ पास किया। बाकी सिर्फ आपके लिए सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी है कि आप उसमें वैल्यूज़ पुश कर रहे हैं, सिर्फ आप इस ज़ीरो को रिप्लेस कर रहे हैं किसी अपनी वैल्यू से। अदर देन दैट आपकी जो स्पेस था वो इसी मोमेंट पे ही कंज्यूम हो गया। तो हम कहेंगे कि जो आपकी ये वाली लाइन थी, दिस वाज द ओनली वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपका जितना साइज आएगा उतना ही बड़ा ये एरे क्रिएट होगा और उतना ही स्पेस कंज्यूम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स में आप देखिए इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इन सब की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट होगी, क्योंकि इनमें ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे अपना वापस में पुराना कोड लिखे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इस फंक्शन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आई इनिशियलाइज हो रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है। उसके बाद हम सेम एरे में एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कांस्टेंट ऑपरेशन था, ये भी आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इसलिए इस फोर लूप की जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी होगी कांस्टेंट। सेम फॉर दिस फॉर लूप एज वेल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट। तो मेजर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसी की हुई, दैट्स व्हाई वी विल से दिस इज अ लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स क्रिएट फंक्शन टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। आउटपुट में भी हमें मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो लेट्स write the output as a vector of int। let's name this function as multiply matrix। अब जो मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट इनपुट आएगा that is also going to be a matrix। int matrix and second जो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, that we name as factor, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेट रो एंड कॉलम साइज, मैट्रिक्स डॉट साइज मैट्रिक्स इन 0 डॉट साइज, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रोज हैं, वी हैव अ कॉलम एज वेल।
नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स जिसमें हम इस मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस फैक्टर तो अपडेटेड एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे. सो ये हमने नई मैट्रिक्स बनाई, न्यू मैट्रिक्स, जिसमें हम अपडेटेड एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे. नाउ लेट्स रन अ फॉर लूप टू आइटरेट ओवर दिस मैट्रिक्स, और हम वन बाय वन रो को और ईच सेल को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से और उसका रिजल्ट स्टोर करेंगे इस न्यू मैट्रिक्स में. इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, आई प्लस प्लस, एंड सेकेंड फॉर लूप कॉलम्स के लिए j is equal to 0, j less than column j plus plus. Now new matrix I and j is equal to old matrix के same cell को access करके let's multiply this with factor. इसको हम रैप कर देते हैं एक ब्रेसेस में. Now just return दिस न्यू मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन. अब कॉल करने से पहले हमें यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करना होगा. वेक्टर ऑफ इंट, लेट्स नेम दिस एज m1 एंड 2x2 की मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं. 1 2 2x2 एंड इंट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. नाउ लेट्स जस्ट कॉल अवर फंक्शन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स m1 एंड 3. ठीक है, प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग क्योंकि हमने ये जो नई मैट्रिक्स बनाई है इसको हमने कहीं पे प्रिंट नहीं किया. नाउ जस्ट लेट्स राइट अ फंक्शन टू प्रिंट दिस मैट्रिक्स. प्रिंट मैट्रिक्स, इनपुट में हमारे पास मैट्रिक्स आएगी. Let's run a for loop. And second is going to be for column. ठीक है, तो अब इस प्रिंट मैट्रिक्स को हम कॉल करेंगे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के नीचे. नाउ लेट्स सेव दिस, जो क्योंकि ये हमारा जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है रिटर्न करेगा हमें एक नई मैट्रिक्स. इसको हम स्टोर करते हैं, या अगर आप स्टोर नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली पास दिस टू दिस प्रिंट मैट्रिक्स. ओके, नाउ आउटपुट में आप देखोगे कि हमने यहाँ पे जो इनपुट में पास किया है दैट वाज 1 2 एंड 2 एंड 2. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी योर रिजल्ट. नाउ लेट्स ऐड वन मोर कॉलम, वन मोर सेल विद द सेम वैल्यू. अब अगर हम इसको रन करते हैं, नाउ वी डिडंट चेंज एनी अदर थिंग, हमने सिर्फ और इसमें वैल्यूज़ इंक्रीज़ की हैं. नाउ लेट्स रन दिस, तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो गई. अब साइज़ उसी हिसाब से इसका इंक्रीज़ होता जा रहा है. मतलब जितना साइज़ आप यहाँ पे मैट्रिक्स का इंक्रीज़ करोगे उतना ही साइज़ आपको आउटपुट के मैट्रिक्स का रिटर्न होने वाला है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हो तो आपका साइज़ उसी टाइम कंज्यूम हो चुका होता है जिस टाइम पे आप उस मैट्रिक्स को क्रिएट करते हो. तो यहाँ पे हमारा साइज़ यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है. एंड सेकेंडली हमने जब यहाँ पे मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स को क्रिएट किया तो हमारा साइज़ कंज्यूम हो चुका है फॉर बोथ न्यू मैट्रिक्स एंड ओल्ड मैट्रिक्स. उसके बाद सिर्फ हम जो ये काम कर रहे हैं फॉर्मेलिटी है कि हम उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, इसकी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, दैट इज़ कांस्टेंट. तो उसके बाद जो मेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपकी होगी दैट इज़ दिस न्यू मैट्रिक्स. नाउ लेट्स मूव टू वाइट बोर्ड. मैं आपको इस पूरे कोड को पॉइंट करके दिखाता हूँ.
let's print our code. Okay, so let's first discuss this constant space complexity. अब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको पता है कि हमारी जो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दिस रिटर्न नंबर परसेंट मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यू नो, दिस इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, इसमें और कुछ भी नया इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें, तो ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ मूव ऑन टू द अदर लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब इस लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन हो रही है वो हमारी इसी सेक्शन पे इनिशियलाइजेशन हमारी डन हो रही है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जितना साइज़ हमारे पास पास हुआ वो हमने ये एक एरे क्रिएट कर दिया. तो एट दिस मोमेंट हमारे सारे के सारे प्रोग्राम ने जितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड थी वो कंज्यूम कर ली. अब जितना साइज़ होगा तो आप इसको ऑर्डर ऑफ साइज़ लिखेंगे, दैट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू बी बिग O ऑफ n. ठीक है, तो जितना भी साइज़ यहाँ पे पास हुआ वो हमारे यहाँ पे नए एरे ने कंज्यूम कर लिया. ठीक है, उसी मोमेंट पे एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम. उसके बाद ये जितना भी हमने यहाँ पे काम किया ना, दिस इज़ नथिंग, दिस इज द फॉर्मेलिटी टू ऐड वैल्यूज़ टू दैट एरे. ठीक है, तो अब उसके बाद हमारी एक स्टेटमेंट है ये, और अनदर स्टेटमेंट जो सेकंड फॉर लूप में हमने प्रिंट के लिए चलाई वो है ये. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लूप हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इसका जो ऑपरेशन होगा एट दिस स्टेटमेंट, दिस इज़ कांस्टेंट, क्योंकि इसको हर बार एक ही काम करना है, इनिशियलाइज करना है वैल्यू को. एंड सेकंड जो हमारा यहाँ पे है, दिस इज़ ऑर्डर ऑफ 1 एज वेल. ठीक है, तो आपकी अल्टीमेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पे होगी ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ बिग O ऑफ n मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ 1. तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज कमिंग टू बी ऑर्डर ऑफ n. राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अभी जो पूरा कोड था क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ओनली दिस. नाउ यू नो, इस क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें 2 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी. फर्स्ट वन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, दैट जो हमने कॉल करते वक्त जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया ये मेन फंक्शन से, एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट की यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट की वो थी दिस, सॉरी डिलीट. जो सेकंड मैट्रिक्स हमने क्रिएट की वो थी ये. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एरे के केस में या मैट्रिक्स के केस में आप जब भी उसको इनिशियलाइज करेंगे आपकी मेमोरी कंज्यूम हो चुकी है. सिमिलरली आपका जब यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट हुआ तो इसका जो साइज़ था दैट वाज n मल्टीप्लाई बाय m, मतलब, और आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम. ठीक है, तो ये जब आपका क्रिएट हुआ तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि आपको पता है एक मैट्रिक्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, तो एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई. ठीक है, उसके बाद जब इस फंक्शन में हमने मेन काम किया तो जो ये लाइन नंबर थी, इस लाइन पे जब हमने एक वेक्टर को इनिशियलाइज किया तो हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट था वो डिसाइड हो गया कि हमारे प्रोग्राम जो होगा वो रिटर्न एक मैट्रिक्स ही करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल. उसके बाद हमने जो ये लूप चलाया जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम किया, सिर्फ इस फॉर लूप में, इसमें आप देखोगे तो एक ही आपकी जो स्टेटमेंट है ये जो मल्टीप्लाई कर रही है कांस्टेंट स्पेस लेगी, इसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ एक आपको कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी आउटपुट में, लाइक दिस वाज मल्टीप्लिकेशन, उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर रहे थे न्यू मैट्रिक्स में. तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब ऑपरेशन आपका कांस्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है, तो अगर आप इस पूरे प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जज करोगे तो वो आपकी आई ऑर्डर ऑफ n² 2
मल्टीप्लाई बाय पीगो ऑफ 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है कि हम लास्ट वीडियो में भी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो आपकी अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगी वो आपकी आएगी ऑर्डर ऑफ एन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ऑल्सो फॉर दिस क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो हमने फंक्शन बनाया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डू मेंशन इन कमेंट्स एज वेल। ये दो आपके लिए क्वेश्चन हुए, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर एंड ऑल्सो क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अब कांस्टेंट में एक ही ऑपरेशन था, दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ 1। लीनियर में आपका एरे इनिशियलाइज हो रहा है डायनेमिकली, दैट इज ऑर्डर ऑफ साइज, सो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। एंड ऑल्सो फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपकी एक नई मैट्रिक्स क्रिएट हो रही है, सो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एक्सपोनेंशियल। तो आई होप आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्मॉल डिवाइसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस हो सकते हैं लो मेमोरी डिवाइसेस जिनके ऊपर आपका एल्गोरिदम रन ही नहीं हो पाएगा अगर वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप उसकी अच्छे से एनालाइज करके उस एल्गोरिदम को बिल्ड नहीं करोगे। तो दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के और भी रीज़न है, क्योंकि जितना आपका एल्गोरिदम कम स्पेस कंज्यूम करेगा उतना ही वो एफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो इन केस आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर, डू मेंशन इन कमेंट्स, वी विल डिस्कस दैट। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड एस DSA एस कैरियर।